वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज ओबीसी बिल जरूरी को लेकर। जी हां, जिस संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, कभी कृषि बिल को लेकर बवाल तो कभी पेगासस को लेकर संग्राम संसद में चलता दिखा, लेकिन ओबीसी बिल को लेकर संसद में जब सत्ता पक्ष ने यह बिल सामने रखा तो विपक्ष ने इस पर महाभारत नहीं करते हुए इसको समर्थन दिया। तो उधर यूपी में ब्राह्मण कार्ड, पिछड़ा वर्ग को लुभाने में सभी पार्टियां जुटी हुई है। कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, कोई दलित फैक्टर को अपना रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में ओबीसी फैक्टर चुनाव पर क्या असर दिखाता है, इसी को लेकर आज की बहस को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीति अक्सर गर्म रहती है। ज्यादातर मामलों में पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर पलटवार कर निशाना साधते हैं। सदन में चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कई दिनों तक सदन में हंगामा चला। कई बार विपक्ष के हंगामे से सदन स्थगित भी हुआ। लेकिन मोदी सरकार की ओबीसी बिल का समर्थन विपक्ष ने भी किया। कांग्रेस समेत विपक्ष के 15 दलों ने इस बिल के समर्थन का ऐलान किया है। संसद परिसर में ही विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। साथ ही जो भी दल इस बैठक में शामिल हुए, उन्होंने ओबीसी से जुड़े संशोधन बिल पर समर्थन की बात की। ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन करने वाले दलों में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग, एलजेडी, आरएसपी, केसीएम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो इस बिल के समर्थन में है। अगर दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है तो एक बार फिर से राज्यों को ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ परवीन कुंटे पाटिल जी हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के मुंबई से। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ सतीश चंद्र बंजारा हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले परवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। अगर आप देखें परवीन जी, लगातार आजकल जब भी हम कहेंगे, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कास्ट फैक्टर है, जो जातिगत फैक्टर है, वो लागू होने लगता है। वर्तमान में हर जगह इस तरीके की स्थितियां देखने में आई है और पूरा देश इससे अछूता नहीं है। यहां लगातार राजनीति इसी दिशा में भाग रही है, दौड़ रही है। और अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है ओबीसी बिल को लेकर। कैसे आप देखते हैं, क्या आप कहेंगे जी? देखिए, जहां तक ओबीसी के हितों का सवाल है जी, हमारे एनसीपी और हमारे नेता पवार साहब लगातार हमेशा ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहे। आपके जानकर इस बात को मैं बताना चाहता हूं, जब पहली बार मंडल कमीशन को इस देश में इंप्लीमेंट करने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने करी थी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र पहला इकलौता राज्य था जिसने पूरे महाराष्ट्र में मंडल कमीशन की 100% इंप्लीमेंटेशन करने की घोषणा करी थी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार के नजरे का सवाल है, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, जिस समय जनता दल की वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की घोषणा करने का काम किया था, कि इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस ने राम मंदिर का मुद्दा उगालकर पूरे देश को आग में झोंकने का काम किया था, ताकि मंडल कमीशन का अमल इस देश में ना हो। बताने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनकी मातृ संगठन, हमेशा जातिगत आरक्षण के खिलाफ रही है। और जहां तक ओबीसी की बात है, हमेशा ओबीसी के खिलाफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। चूंकि आज चूंकि पार्लियामेंट में आज बिल आया है,
जबकि सेकंड अमेंडमेंट पार्लियामेंट में जब बिल आया था तो उस समय तमाम विपक्षी दलों ने इस अमेंडमेंट का विरोध किया था। तमाम विपक्षी दलों ने इस बात की मांग करी थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना अहंकार इनमें है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर अपने अहंकार हिटलर के एक तंत्र को विकसित करना चाहता है। जब उनको पता लगा कि अब हमसे गलती हो गई है तो फिर से अमेंडमेंट का बिल पार्लियामेंट में लाया गया है। देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं और इसलिए तमाम देश के विपक्ष के नेतागण इस बिल के समर्थन में आए। बिल्कुल परवीन जी, अगर आप देखें फिर तो मराठा आरक्षण पर भी अब बात होगी, उसे लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि उसकी भी मांग है। हम लगातार मराठा आरक्षण के समर्थन में रही है, गुजरात के पाटीदार के समर्थन में रही है, लगातार हमारी मांग रही है जो 50% का सीलिंग का जो अपना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत पार्लियामेंट में संशोधन किया जाए ताकि तमाम जितनी भी जातियां हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनके आरक्षण के परिधि में लाकर उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, चाहे वो गुजरात का जाट हो, उत्तर प्रदेश का कुर्मी हो, राजस्थान का, गुजरात का पटेल हो या महाराष्ट्र का मराठा हो। नहीं चलिए, बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के समर्थन हम लोग हमेशा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आज के डिबेट में हो तो उनको आरक्षण के बात पर अपनी नीति को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। नहीं बिल्कुल, हमारे साथ वैभव अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव भी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय भाई सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि परवीन जी ने बहुत सारी चीजें बताई, आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी। एक बात, यहाँ जो आरक्षण जब शब्द आता है तो इसका समर्थन करते लोग दिखते ही हैं, अक्सर दिखते हैं, क्योंकि राजनीति उस ओर लेकर जाती है। अगर हम ये कहें इस आरक्षण में छोटा सा एक और अगर हम शब्द जोड़ दें, गरीब आरक्षण, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग गरीब हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति के हैं या ओबीसी के हैं, चाहे वो दलित जाति के हैं, क्योंकि जो गरीबी है वो जाति देखकर तो आती नहीं, उसमें हर जाति के हैं। बहुत सारे ब्राह्मण जाति के लोग भी, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो भी गरीब हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो एक हम कहेंगे वो जो छूटा हुआ एक पार्ट है, जो ये गरीब शब्द छूटा हुआ है, ये अलग है उससे कोई जोड़ने की बात नहीं करता, उसको लेकर कोई आरक्षण की बात नहीं करता। परवीन भाई आपके पास आऊंगा, इसके बाद आऊंगा आपके पास। तो ये एक सवाल है, ये सवाल भी आजकल लोगों के बीच में तैर रहा है अजय भाई, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल। उसके अलावा जो वर्तमान में ओबीसी बिल एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस का समर्थन 20 पर दिखा। अच्छी बात है, क्योंकि लगातार सदन में हंगामा चल रहा था, लेकिन एक बिल तो ऐसा है कम से कम उस पर चर्चा तो दिखी। अब आप इसे कैसे देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? जी संजय जी, जो बिल अभी लोकसभा में 127वां अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने जी, और सरकार बेवजह ही उस पर अपना पीठ थपथपा रही है। हम सभी विपक्ष के लोगों ने जब 2018 में 102वां बिल संशोधन बिल लाए थे, उसी समय सभी विपक्षी दल के लोगों ने इस बात को कहा था कि इस बिल के कारण जो आप इंसर्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 242A, 238B और 266(26C), इसके तहत जो व्यवस्था है, जिसमें एक तो 238B के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाया गया था और उनको राइट और उनके स्ट्रक्चर के बारे में उसमें मेंशन है। आर्टिकल 242A जो है वो सेंट्रल लिस्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिफाइन करता है कि वो कैसे उसको करेगा, और इसी तरह जो है डिफाइन करता है कि वो लिस्ट क्या होगी, कौन लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे। ये 266(26C) है। जब ये प्रावधान किया जा रहा था 2018 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन था 102वां, सभी दलों ने विपक्ष के इस बात को कहीं ना कहीं शंका जताई थी कि जिस तरह से आप ये बिल ला रहे हैं और जिस तरह 342A के तहत जो आप नया आर्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं, उससे राज्यों के अधिकार जो ओबीसी कोटा को में कौन सा ओबीसी क्लास का लोग आएगा और कौन सा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाएगा, जो राज्य का राइट है, वो राइट कहीं ना कहीं छिन जाएगा। लेकिन सरकार, जानते हैं सरकार तो हठधर्मी है, सरकार तो है अहंकार में जीती है, और ये सरकार
सिर्फ अपनी सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। और मैं मानता हूं कि 1.5 लोगों की सरकार चल रही है तो 1.5 लोगों के अलावा बाकी किसी की, भाजपा वालों को भी बेचारों की नहीं सुनती। यदि उनकी भी सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं आते। उसके बाद जब महाराष्ट्र का जो मराठा आंदोलन और उसके बाद जो चीजें आई है और वहां से जो मराठा आरक्षण की बात आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक वर्डिक्ट दिया 5 जजेस के बेंच ने, और मेजोरिटी से वर्डिक्ट आया कि जो सरकार ने अमेंडमेंट बिल 2018 पास किया वो कहीं ना कहीं राज्य के लिस्ट बनाने के राइट को, जो ओबीसी का लिस्ट बनाने का राइट राज्यों को था, उसका हरण कर ली है। और ये यदि इस तरह से किया गया, यदि हम नया कोई लिस्ट राज्य सरकार भेजती है, वो मान्य तभी होगा जब केंद्र सरकार उस पर कमीशन बैठाए और अलग से उसको नोटिफाई करने के लिए राष्ट्रपति को राइट है और संसद को उसमें चेंज करने का राइट है। अब देखिए ना, पूरे राज्य के अधिकार को किस तरह से प्यार से छीनने का प्रयास और ओबीसी के साथ कैसे विश्वासघात करने का प्रयास है सरकार कर चुकी थी। जब आनंद फानन में वेणुगोपाल साहब जो इनके अटॉर्नी जनरल कोर्ट गए, कोर्ट ने उनके सारे आर्गुमेंट को निरस्त कर दिया। अंत में इनको लगा, और राज्यों का प्रेशर आया, सभी राज्यों का, विपक्षी दलों का भी, इनको लगा कि बात बिगड़ जाएगी और पोल खुल गई है इनकी, तो इन्होंने एक अमेंडमेंट बिल 127 लाया। और वो जानकर लाए थे हंगामे के बीच, जिस तरह बाकी बिल को पास करा रहे हैं, इनको यह था कि विपक्ष जो है इस पर हंगामा करेगा और हम पास करा के अपना पीठ थपथपाएंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए हम कितने बड़े ओबीसी के शुभचिंतक है। जबकि ओबीसी के इस राइट को, राज्यों के राइट को छीनने वाला 2018 का इन्हीं का इंट्रोड्यूस बिल था, जिस समय लगातार चर्चा में हम लोगों ने उस बात का विरोध किया था कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इनको ये याद आई है और मजबूरी में इस बिल को ये इंट्रोड्यूस किए। हमने ईमानदारी से, चूंकि हमारा एकदम क्लियर कट है, सारा विपक्ष इस हंगामे में भी इस बात को समझा कि इस पर इनकी जो आदत है, जिस तरह से हंगामा को बाहर जिस तरह से दिखा रहे हैं और सही मुद्दों को भी ये नहीं जानना चाहते, 26 मिनट में 21 बिल पास करा रहे हैं, कल को ये बात इनके तरफ से आएगी। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष चूंकि पहले से इस बिल का समर्थन करता रहा, इस नीति का विरोध करता रहा जो 2018 में इन लोगों ने जो नीति लाई जिसके कारण राज्यों को छीन लिया गया था, हमें जो है उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। और आपने देखा कैसे अभी बता रहे हैं, आप तो बिल का समर्थन कर ही रहे हैं अजय जी। हाँ, रिवोक किया है, ये कोई नया बिल नहीं लाए हैं ओबीसी के लिए, कोई नया चीज ये नहीं दे रहे हैं। देखिए इनका कैरेक्टर तो अभी एक साथी प्रवक्ता ने बता दिया कि कैसे जब मंडल की बात आई तो एक मंडल लेके चल दिए थे पूरे देश में, और किस तरह से बीपी सिंह के सरकार को गिराया इन्होंने, और किस तरह एंटी, बिल्कुल इस पे भी जवाब लेंगे हमारे साथ। बिल्कुल अजय जी, इस पे जवाब लेंगे। हमारे साथ एक प्रवक्ता हैं वैभव जी, और बड़े तेज तरार प्रवक्ता हैं और बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन वैभव भाई, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं जरा सतीश चंद्र बंजारे जी से पूछ लूं। सतीश जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है, कोई दलित सम्मान रैली कर रहा है, कोई अलग अलग जातियों के बीच में जाकर कार्य कर रहा है, ऐसे में एक और मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से आया है ओबीसी बिल, इसे लेकर क्या कहेंगे आप, और चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा यहां सवाल है। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही परम आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज 70 साल में पहली बार बंजारा कम्युनिटी को आपके चैनल के माध्यम से पैनल पर बिठाया गया। अब रहा सवाल ओबीसी बिल का। देखिए, ये लूटपाट वाली सरकार है। अगर इस लूटपाट वाली सरकार को लूटपाट से फुर्सत मिल जाए, उसके बाद ये बिल लागू करेंगे, ये अन्यथा बिल लागू नहीं कर सकते। और ना ही, मैं पूर्ण विश्वास है ये बिल लागू नहीं करेंगे, क्योंकि 31 साल पहले मंडल आयोग का बिल लागू हुआ था, मंडल कमीशन का, वो इन्होंने आज तक लागू नहीं किया। अब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या गारंटी है ये लागू करेंगे? न्याय समिति की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की, क्या गारंटी है ये लागू करेंगे? जो बिल लागू है 27% ओबीसी के लिए, उसमें इन्होंने 69,000 भर्ती में 3.86 दिया है, जिसमें 15,000
नौकरी खा गए ये पिछड़ों की, जो इन्होंने दे रखा है उसमें ये नौकरी खा गए। अब ये इनकी औकात क्या है जो ये दे दें? इनको लूटपाट से फुर्सत है? अभी ये इनको शर्म आनी चाहिए। अभी ये उत्सव मना रहे हैं, अन्य उत्सव, अन्य महोत्सव। एक थैला 135 रुपए का, उसमें अनाज 5 किलो, उसकी कीमत 65 रुपए, थैले की कीमत 135 रुपए। क्या कर रहे हैं ये? क्या ये पैसा बीजेपी अपने खाते से दे रही है? ये सारा पैसा सरकार का है, सरकारी है, गरीब मजदूर किसानों का है। उस पैसे का ये दुरुपयोग कर रही है। और आप महोदय बिल की बात करते हैं लागू करने की। अभी इन्होंने एक योजना लागू की है कुछ समय पहले, जल जीवन निगम योजना। वो योजना 1,20,000 करोड़ की है, जिसमें भी ये 30,000 चलिए उस करोड़ पे का घोटाला कर गए। सतीश अब जी, महोदय इसी का पार्ट आप भी आज तक रहे हैं, और अभी भी ऐसी खबरें आ रही थी कि आपके खुद के नेता अभी फिर गए दोबारा से कि किसी तरीके से एक बार फिर गठबंधन हो जाए, ऐसी भी बातें चल रही थी। चलिए उस सवाल पर भी आएंगे, उस घोटाले पर भी आएंगे, लेकिन आज तो जरा पहले ओबीसी की बात को कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दा भटक जाएगा। फिर हमारे साथ अच्छे आज मेहमान हैं, परवीन जी हैं, कपीस जी हैं, वैभव जी हैं, फिर बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। कपीस भाई, बिल्कुल सतीश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे वक्ता हैं जी। कपीस भाई, अगर हम बात करें वर्तमान में, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगातार जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखती है सभी को, तो उसे लेकर बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें बनती है। ऐसे में जो ओबीसी बिल आया है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, और उसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि क्यों सभी दल मिलकर ये नहीं कहते कि एक आरक्षण उन गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए जो सभी जातियों के हैं, उसके अंदर कोई ओबीसी, कोई स्वर्ण, कोई दलित ना हो। यहां यह भी एक बड़ा सवाल है, और लगातार जो वर्षों से इसकी मांग भी होती रही है, बात भी होती रही है, लेकिन पता नहीं क्यों जब नेताजी सामने जाते हैं तो इसी बात से पीछे हट जाते हैं। कपीश भाई, संजय जी, पहली चीज तो ये कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपनी फजीहत बचाने के लिए, और इनको मालूम है कि ये उत्तर प्रदेश से अलविदा हो रहे हैं, और जिन लोगों ने इनको सरकार में लाया था और जिस वजह से लाया था वो धोखा खा चुके हैं। क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश का ये चुनाव लड़े थे उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी बताया गया था, और जब इसकी सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी अजय सिंह बिष्ट जो क्षत्रिय समाज से हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, और फिर उनको 200 विधायकों ने कहीं ना कहीं आईना दिखाया, उनके खिलाफ धरना दिया, सब कुछ रहा। इतना असंतोष छा गया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली की जो कवायद आपने देखी, और बीएल संतोष साहब से लेकर के सारे लोगों का, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो आपने इस बात को देख लिया कि इनके अंदर जो पार्टी विद डिफरेंस थी वो विद डिफरेंसेस वाली पार्टी हो चुकी है। उस भद्द को छिपाने के लिए, ओबीसी समाज को खुश करने के लिए ये दिखाना चाहिए। अजय उपाध्याय जी ने विस्तार से चूंकि उस बिंदु को रख दिया, इसलिए अब मैं उस बिंदु पर नहीं रखूंगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि 2018 में इन्होंने क्या किया था, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पे जो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा आंदोलन चल रहा है आरक्षण को लेकर के, उस पर आया है, तो उसके बाद इनकी निद्रा खुली है। और हकीकत क्या है कि मैं तो एक बात कह रहा हूं, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आज आपने कह दिया कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि राज्यों को आपने अधिकार दे दिया कि वो ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आएंगी ये अब वो तय करेंगी। बहुत अच्छी बात है। ये तो शुरू से हम लोग कह रहे थे कि राज्य को अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका देख सकता है गिनती करा करके कि कौन कितना है, किसका क्या आर्थिक और सामाजिक किस तरीके से उसकी अपनी व्यवस्थाएं है उस जाति की। तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, वो सारे लोगों ने इसीलिए समर्थन भी दिया पास होने के लिए। लेकिन हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जो लगातार 5,000 करोड़ रुपए नाश करके बैठे हुए हैं,
कि जो जातीय जनगणना की बात थी, जातीय जनगणना हो चुकी, उसको ये प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि समाजवादी पार्टी और विपक्ष यही चाहता था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए। देखिए, योजना बना करके, चाहे वो अनाज बांटने की योजना, और वो भी इनकी नहीं है, फूड बिल इनका नहीं है, वो तो मजबूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने विरोध किया था कि ये भिखारी बनाना चाहती है यूपीए सरकार, लोगों को या भिखारियों के नजर से देखना चाहती है। और आज उसका क्या लाभ मिला है कोविड के अंदर, आप लोगों ने देखा है। खैर, उस बहस में नहीं जाऊंगा। जो फौरी योजनाएं होती हैं, जो अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अपलिफ्टमेंट आप किसी न किसी तरीके से उस समाज के पूरे मूवमेंट का करते हैं, और वो तब हो सकता है जब आप उनको शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण देंगे, तब वो पहिया बराबर का पहिया बनेगा और फिर सुख समृद्ध पूरे देश को करेगा। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं ना कि जो ओबीसीज हैं, आप उनकी एक पूरी जातीय गणना करा लें, सबकी करा लें, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए। इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। और समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब जो है, हमें संवैधानिक राइट भी मिल गया, हम कराएंगे उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बन गई, और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि जब आप सरकारी संस्थाएं बेचते चले जाएंगे, 23 संस्थाएं आप बेच चुके, आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, डाक विभाग का कर दिया, LIC लगभग बेच दिया, तो आप हमें एक बात बताइए कि इस आरक्षण का क्या मतलब है? यह आरक्षण का क्या मतलब है? जब खेत रहेगा तब ना मेड़ की कोई लड़ाई होगी, जब खेती ही नहीं है तो मेड़ की लड़ाई किस बात की? और दूसरी बात हमें यह बता दीजिए कि अगर आपने कहा कि 35 इसमें जातियां और पिछड़े में शामिल की जाएंगी, तो आप ये बताइए कि इसमें आरक्षण में आप कोटा भी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? उसका संशोधन कब लाएंगे? क्योंकि यद्यपि राजस्थान में 67% और तमिलनाडु में 87% आरक्षण चल रहा है, और ओबीसीज को पहले आरक्षण नहीं था, बाद में 90 में मिला, मंडल कमीशन लागू होने के बाद वीपी सिंह के समय में। और क्या हुआ वो आपको बंजारा साहब ने बताया ही था। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में स्पष्ट भी हो गया कि वो आरक्षण वैध है, तो इस पर भी एक संशोधन हो जाए ताकि आरक्षण की जो प्रतिशतता है वो बढ़ सके, और सही तरीके से भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, या जो 10% सवर्णों में दिया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको पावर्ड किया जा सके। यही भावना होनी चाहिए। बिल्कुल वैभव जी, बहुत सारे सवाल आपके सामने आए। एक बात तो यही है कि वर्तमान में ये जो बिल आप लेकर आए हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा? दूसरी बात, जो सवाल कपीस ने और अजय ने करे हैं या परवीन जी ने करे हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया कि आपके चैनल पे हम एक साथ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कपीश जी और मेरे अजय जी के मेरे भाई में बहुत रोष है कई चीज़ों के बारे में। शायद नाराजगी है सरकार से, क्योंकि सरकार सुदृढ़ रूप से चल रही है, जनता की सेवा करने की कोशिश कर रही है, बट कोई बात नहीं, नाराजगी अपनी तरफ है और जनता की सेवा अपनी तरफ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले रोहिणी आयोग का गठन किया गया था जी, और रोहिणी आयोग अन्य पिछड़ी जातियों के लिए एक सर्वे, जिसमें वो सर्वे कर रहे हैं, और वो पूरा नंबर और वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन ये जो पूरी कारस्तानी शुरू हुई, ये कारस्तानी शुरू हुई थी 1993 में, और वहाँ से आज तक हम अन्य पिछड़ी जातियों को सरकार में फ़ायदा पहुँचाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में या फिर सरकारी नौकरियों में फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 साल में 2018 में भी हमने अन्य पिछड़ी जातियों को स्पेशल दर्जा दिया, हमने लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स किए, 102 का अमेंडमेंट किया था संविधान में। लेकिन देखें, यदि अन्य पिछड़ी जातियां, जो कि अगर फेरिस्त के हिसाब से देखा जाए तो करीब 2700 अन्य पिछड़ी जातियां हैं भारत में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में। उन 2700 में से केवल 1000 ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो अभी केंद्र सरकार की सूची में शामिल हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 100-150 ही ऐसी जातियां हैं उन 1000 में से भी, जिनको जो आरक्षण है या जो सुविधाएं प्राप्त हैं वो उनका फायदा मिला है।
तो देखिए ऐसे में क्या है कि जो सुविधाएं होती हैं, और ये इसका आप एक देखें कि इसका एक जो पूरा पूरा प्रारूप जो है, वो प्रारूप किस लिए दिया गया है? प्रारूप केवल और केवल इसलिए दिया गया है ताकि जो लोग अन्य पिछड़ी जाति के वर्ग के हैं वो अन्य वर्गों के साथ कदम मिलाकर चल सकें। जैसे कि कुछ समय पहले महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया था, तो आज महिलाएं कदम मिलाकर चल रही हैं। उसी तरह अन्य पिछड़ी जातियां अन्य जातियों के साथ मिलकर, अन्य जातियां बाकी सभी वर्गों के साथ, समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रही हैं। अब इसके अंदर क्रीमी लेयर का इशू भी आता है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी दिक्कत आता है, व्यावसायिक रूप से आता है, बहुत चीजें हैं। और ये सारी चीजें सभी केंद्र की जो लिस्ट होती है उसके अंदर नहीं आते हैं। ये या तो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, यानी 2 नंबर की लिस्ट में होते हैं, यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें केंद्र और प्रदेश दोनों साझेदार होते हैं, और या फिर तीसरी नंबर की लिस्ट में आते हैं जो कि केवल प्रदेश के पास होती है और उस पर केंद्र का अधिकार नहीं होता है कुछ स्कीमों को लागू करना। तो इसलिए कानून के तहत ये बहुत जरूरी है कि हर प्रदेश को एक एम्पावरमेंट दी जाए जहां पे अन्य पिछड़ी जातियों के प्रारूप में प्रदेश सरकारें उनको बढ़ावा दे सकें। अब ठीक है, अजय भाई का प्रश्न बहुत अच्छा है, कपीश भाई का प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्या 27% से ज्यादा बढ़ेगा या किस प्रारूप में बढ़ेगा, 50% लेके जाएंगे। जब प्रदेश सरकारों को वो अधिकार दे दिया है, यदि उनकी पार्टी की प्रदेश सरकार किसी प्रदेश में है तो उनका स्वागत है, एक बार लॉ पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा, उसके बाद जो भी रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से उनका स्वागत है, वो क्या करना चाहते हैं अपने अपने प्रदेशों में। कोई इसमें भागने की बात ही नहीं है, ये तो पारदर्शी बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर हमें इतना रोष देना पड़ेगा, या हम करोड़ों रुपयों की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना सा ही बात है कि मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा अभाव है मेरे काबिल दोस्तों को, और वो मैं चाहूंगा कि अगर इंफॉर्मेशन का आभास ना हो तो मेरे साथ थोड़ा उठना बैठना शुरू करें और मेरे साथ थोड़ा प्रेम करना शुरू करें। चाहे पार्टियां अलग हैं, चाहे हमारे विचार पार्टियों के दल पे अलग हैं, लेकिन हम हैं तो हिंदुस्तानी, तो साथ में उठे बैठेंगे। मेरी एक चाय कंपनी है, चाहे वो वहां से हम चाय भी भेज देंगे, आपको पिला देंगे, आप आए ना, तो क्या दिक्कत है। तो हमेशा अच्छा रहता है आप रोष दिखाएं, सदन के पटल पे रोष दिखाएं, लेकिन सदन के पटल पे आज जिस तरह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एक सांसद ने रूल बुक उठा के फेंका है, मेरे ख्याल से वो शर्मनाक बात है। पूरा विश्व आज की तारीख में भारत को देखता है, और मुझे नहीं लगता है कपीश भाई को, अजय भाई को और मेरे बाकी काबिल मित्रों को इस चीज की कठोर निंदा करनी चाहिए कि सदन के पटल पर मेरे ख्याल से आप अपनी आवाज बुलंद करें, आप खड़े होके आप रोकें, बोले, जो भी करें, वो एक सदन के दायरे में रहे, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप रूल बुक फेंक कर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता है, डिस्कशन होता है और पूरे देश के लिए है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक में आज मल्लिकार्जुन जी ने बड़ा अच्छा एक विचार दिया, उन्होंने अपनी मांगे भी रखी और पटल पे इसका डिस्कशन होगा और इसको प्रारूप तैयार करके इसको लॉ बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, आशा करता हूं कि कपीश भाई और मेरे काबिल मित्र अजय भाई की सवालों का और आपके गोस्वामी जी सवालों का उत्तर दे पाया हूं। मेरे पास अभी और भी बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। तो अच्छा है, जो जिस तरीके की चीजें हैं उसे चेंज कर पाएगा उस स्थिति को, या ये भी ऐसे ही चला जाएगा और ये भी फिर जिस तरीके की स्थितियां आपके सामने हैं, बहुत सारे सवाल हैं, अगर यहाँ बोलेंगे तो बहुत सारे लोग शायद फिर नाराज हो जाएं। एक बात, दूसरी बात कि इससे सामाजिक फायदा कितना मिलने वाला है? लाया जा रहा है ये सेकंड अमेंडमेंट जो बिल लाया था भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, जो चूंकि पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ था, क्योंकि तमाम राज्यों को अधिकार था कि उस राज्यों के में बैकवर्ड क्लासेस की सूची तैयार करने का अधिकार उसके पहले तक तमाम राज्य सरकारों के पास था। तो क्या कारण था कि सेकंड अमेंडमेंट बिल लाकर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने इसकी मांग करी थी, विरोध किया था और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की थी। उसके बावजूद भी
उन्होंने इस बिल को मंजूर करके पूरी तरह से गलत काम किया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के सवाल को लेकर जब इस पर प्रतिक्रिया ली, इसको दुरुस्त करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्लियामेंट में कर रही है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई केंद्र सरकार ये कोई अपनी मर्जी से कोई काम कर रही है। ये पूरी तरह से उनको उनके भाई ये बात उनके ध्यान में आई है कि हमसे कोई गलती हुई है। अब ध्यान में आ गई, अब तो लागू होने जा रहा है, आप तो समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें विरोध कहां? आप सुनिए, हम हमेशा आरक्षण के पक्षधर रहे हैं और मंडल कमीशन के समर्थन में रही है। और जब कि आपके बात को मैं एक जवाब देना चाहूंगा, आपने एक सवाल उठाया था कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा इस पर एक जवाब है कि आरक्षण ये कोई गरीब निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ पावर इरेडिकेशन। ये सोशल जस्टिस का मुद्दा है। जब तक हमारे इस देश में जातीय व्यवस्था है तब तक जातीय आरक्षण तो होगा ही होगा। अगर कोई इस देश में इस बात को चाहता है कि जातीय आधार पर आरक्षण हटाया जाए, नहीं परवीन जी, वो जाति में अगर एक आदमी, परवीन जी आपसे एक सवाल हो रहा है, आप एक आदमी 10 लाख रुपए महीना उसी जाति का कमा रहा है और एक आदमी साइकिल चला रहा है, रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहा है, पंचर लगा रहा है, तो उसको आरक्षण जरूरी है या वो 10 लाख रुपए महीना वाले को आरक्षण जरूरी है? देखिए, हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का भी रिजर्वेशन का हमने समर्थन किया है ना। हाँ। लेकिन जिस वक्त आप जातीय आरक्षण के आधार का विरोध करते हैं, मैं आपका नाम लेकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस देश में कुछ तत्व ऐसे हैं कि हमेशा जाति के आरक्षण को लेकर हमेशा नया सवाल उठाते हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जातिगत आरक्षण रिजर्वेशन ये कोई गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। उनके लिए अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए तो उनको अलग अलग योजना के माध्यम से उनका फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन ये उसका जवाब नहीं हो सकता। ये मैं कहने का तात्पर्य है मेरा। नहीं परवीन जी, बिल्कुल आपका तात्पर्य बिल्कुल साफ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि चलिए ये भी एक आपने बात कही है कि ये कोई गरीबों के लिए नहीं हो सकता, उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, वो ठीक है। आरक्षण एक सुने मेरी बात, आरक्षण एक गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो सोशल जस्टिस किस चीज के लिए चाहिए फिर? मैं खुद ओबीसी में आता हूं, मुझे बताइए कि कौन सा फिर सोशल जस्टिस मुझे चाहिए आपको अगर ये उत्थान का नहीं है? मंडल कमीशन के तहत जितने भी घोषणा कर दिए, तमाम ओबीसी को फायदा मिलना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सीमा बांध के रखी थी, और उस पर भी संशोधन बिल लाने के पार्लियामेंट में बिल लाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत सारी आवश्यकता है। सतीश चंद्र बंजारा जी बताइए, एक जिस तरह से जातिगत राजनीति पर जाया जा रहा है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण कार्ड भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जो दूसरी जातियां उन्हें साधने की कोशिश भी हुई है, उससे पहले दलित राजनीति को लेकर भी हाय तौबा मची है, और वर्तमान में अब ओबीसी वाला फैक्टर वहां भी आ रहा है। तो इसे लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या आप कहेंगे कि कितनी ये सही है? क्योंकि देखा जाए तो आप तो खुद जिस पार्टी से हैं वो स्वयं एक पर्टिकुलर, हम कहेंगे कि जाति में बंधी पार्टी कही जाती है, कि वो केवल अपने लोगों को उत्थान की बात करते हैं। ऐसे भी आरोप आप पर लगते रहे हैं। जी देखिए, सही बात तो ये है कि ये लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण बिल पारित करके रखते हैं, उन्हें लागू नहीं करते। अभी देखिए, ब्राह्मणों के लिए 72 घंटे में इन्होंने बिल लागू कर दिया, तो आरक्षण 72 घंटे के अंदर हो गया। तो 31 साल से मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ पिछड़ों के लिए, क्यों? न्याय समिति की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई, क्यों? अभी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27% लोगों का डिवाइडेशन किया था इस पिछड़े वर्ग के लिए, कि जो पिछड़ा है उसको 9% दिया जाए, जो अति पिछड़ा है 7% दिया जाए पिछड़ों को, 9% दिया जाए अति पिछड़ों को, और सर्वाधिक पिछड़ों को दिया जाए 11%। ये 2017 में अच्छा,
एक मैं यही सतीश जी एक सवाल जी। आपसे ले रहा हूं कि ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ओबीसी, महा ओबीसी, इस तरीके के बहुत सारे शब्द का चलन चल रहा है। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आधार है वो कैसे निश्चित होता है कि ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बढ़िया एकदम जॉब कर रहा है या बढ़िया बिजनेस कर रहा है, अच्छा बिजनेसमैन है, तो वो अति पिछड़े में आएगा या वो पिछड़े में आएगा या वो स्वर्ण में आएगा? देखिए, जो जिस ये व्यक्ति का मापदंड क्या होने चाहिए? ये मापदंड, जो व्यक्ति साधन संपन्न है हाँ। हमारी पिछड़ी जाति में, हम्म। वो पिछड़ों में आएंगे, और जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए सुबह जाते हैं, शाम को लाते हैं और खाते हैं, वो अति पिछड़े में आएंगे। और जो इन दोनों के बीच में मिडिल में रहेंगे, वो अति पिछड़े में आएंगे। वो अति पिछड़े में आएंगे। आरक्षण सबको अलग अलग कर दिया जाए उसमें। जी, इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन महोदय, उस पर मुझे अपना एक याद आ रहा है। पिछड़ों पर हम बंजारा पिछड़ी जाति में अति पिछड़े में आते हैं, सर्वाधिक पिछड़े में आते हैं। हम कैसे यकीन कर लें इनका, झूठ-फूट पार्टी का? हमारे वैभव जी बैठे हैं और नहीं, बिल्कुल इसलिए यकीन कर लिया जाएगा। अगर आपने देखा होगा सतीश जी पूरा सदन जो है विपक्ष भी उसका समर्थन कर रहा है, तो इसलिए बिल की संभावनाएं कितनी है ये अजय से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है वो उस तरफ है कि क्या ये बिल आएगा या नहीं आएगा। अजय जी, अब इस बिल में क्या अड़चन आपको लगती है, कि क्या अड़चन आ सकती है? और दूसरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है अजय भाई, और समय बिल्कुल बाउंडेड है क्योंकि कपीश जी भी हैं और फिर वैभव से भी बहुत सारे हम कहेंगे जवाब लेने हैं आपके। तो अजय भाई, कि जब ये कहा जा रहा है कि राज्यों को पूरा अधिकार होगा, उससे पहले भी था, अभी भी है, तो ऐसी कमियां कहां रह गई राज्यों के अंदर कि जो ओबीसी को लेकर आज तक कुछ भी स्थिति ठीक नहीं हो पाई? और आगे क्या गारंटी है कि राज्य फिर कर देंगे और इसमें फिर पार्शियलिटी नहीं होगी? ये भी एक सवाल है जी। संजय जी, 2-3 प्रश्न आपने पूछे। पहले कि अब इसकी वैलिडिटी का क्या प्रश्न है, तो मुझे लगता है लोकसभा, राज्यसभा सभी लोगों ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होगा और ये बिल जो है 127वां संशोधन बिल जो है, इसमें जो संशोधन किया गया है वो अपने आप स्वतः लागू हो जाएगा। जहां तक समस्या जो थी, उस समस्या पर मैंने पहले भी चर्चा की कि जिस तरह से नेशनल कमीशन जो पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था और उनके अधिकार और संरचना की जो बात की गई थी, उसमें 338B में ये मेंशन था कि कैसे उनके क्या अधिकार होंगे, और उसी से जुड़ा हुआ 342A था जो इंसर्ट किया गया था नया संशोधन बिल 2018 में, और जिसके कारण राज्यों को राइट कहीं ना कहीं छिन गया था। जो राइट 1993 से राइट थे कि राज्य ही उसके लिस्ट बनाएंगे, केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएंगे। लेकिन 2018 में इस सरकार ने जो है उनके अधिकार को छीन लिया, राज्य के अधिकार को, जिसके कारण बहुत सारे राज्यों में विसंगतियां फैल गई थी। वो तो आपने बताया अजय भाई। मेरा मानना है कि क्या वास्तव में ये जो अभी तक स्थितियां थी आगे ऐसी नहीं होगी, और क्या केंद्र कभी कोई हस्तक्षेप ना करे? हस्तक्षेप करे तो फिर ऐसे सवाल खड़े होंगे कि राज्यों के अधिकार थे। अगर राज्य सही काम कर रहे थे तो वास्तव में फिर ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब तक ऐसी स्थितियां क्यों नहीं? नहीं संजय जी, मुझे लगता है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम लोग को चेंज करना होगा पूरे डिबेट का। प्रश्न ये है कि ये जो बिल लाए थे वो इसलिए लाना इनको पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में इनको डंडा करना पड़ा, और जो बिल था, इस बिल से राज्य के अधिकार अपने आप स्वतः खत्म हो गए थे, जिसको जब प्रेशर पड़ा है राज्यों पर, और मैं राज्यों में नहीं कहूंगा कि सिर्फ कांग्रेस के राज्य हैं, कई जगह भाजपा के राज्य हैं, उन लोगों ने भी प्रेशर दिया कि भैया हमारे राइट को क्यों आपने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने जिसमें ये डिसीजन दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, राज्य कोई भी यदि आरक्षण में किसी ओबीसी जाति को, जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात मैं कर लूं, तो 234 जो ओबीसी की जातियां हैं जो उस लिस्ट में है, अभी कुछ जातियों को, जिसमें आपको भी गोस्वामी और बाकी कम्युनिटी को भी रखने की बात चल रही है, लेकिन चूंकि ये लिस्ट ऐसा था कि उसमें नहीं हो सकता था। मराठा आरक्षण पर भी ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना। इसी तरह पटेल और लिंगायत कम्युनिटी का जो अलग अलग राज्यों में है, उनका भी ये मुद्दा बन रहा था। अब मुझे लगता है कि लिस्ट बनाने में राज्य को सहूलियत मिलेगी और राज्य का ये अधिकार जो है पहले की तरह स्थापित हो जाएगा। कोई विवाद न हो आगे, इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। राज्य के अपनी
परिस्थितियां हैं, राज्य अपने हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर में उसका काम है और केंद्र का भी अपना काम है। बेवजह में हम जबरदस्ती करें अपने बहुमत की तानाशाही से, जो केंद्र सरकार हर मुद्दों में कर रही है, चाहे वो किसान के मुद्दों पर, राज्य का लिस्ट था किसान का मामला, किसान का मुद्दा, एग्रीकल्चर जो है लिस्ट है और स्टेट लिस्ट में आती है, उसको इन्होंने 3 काले कानून बनाए जिसके कारण कितना विवाद हुआ, उस पर चर्चा ही नहीं कराते भी हैं। जो सजेशन दिया जाता है उसको मानते नहीं है शुरू के फेज में, बाद में अंततः वही फजीयत होती है कोर्ट से और बाकी जगह से और इनको विड्रॉ करना पड़ता है। ये पहला केस नहीं है। नीट के मामले में भी मैं 2 सेकंड, क्योंकि ओबीसी के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले ही आया है, इस पर भी लंबी बहस चली। पिछले साल सरकार ने अंततः कोर्ट के निर्देश पर माना कि हम इस साल से वो लिस्ट जारी करेंगे और ओबीसी को हम बच्चों को नीट के एग्जाम में हम रिजर्वेशन स्टेट केंद्र सरकार देगी। स्टेट में तो थी लेकिन केंद्र सरकार नहीं देती थी। अंततः जब 13 तारीख को जुलाई में जब वो नीट का जब इन लोगों ने निकाला नए एडमिशन के प्रोसेस में कहीं चर्चा नहीं थी। फिर कोर्ट गए वहां जो उसके वादी थे और अंततः जो है क्या करना पड़ा सरकार को, जब कोर्ट गए, तुषार मेहता कोर्ट में गए और उनको ये वादा वचन देना पड़ा कोर्ट को, कोर्ट के कहने पर वो निकाला, उनको जोड़ना पड़ा है। कोर्ट कहती है हर बात उसको जोड़ते हैं, उसके बाद में अपना डुगडुगी पीटते हैं। तो डुगडुगी क्यों पीटते हैं? एक बात है, वैभव भाई बहुत ही बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, वैभव जी 10 सेकंड सिर्फ मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। बुद्धिजीवी प्रवक्ता है वैभव भाई और मैं वाकई उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि चाय पर भी हम लोग पिए और आजकल चाय में भी ग्रीन टी हम चाहेंगे कि पिए उनके साथ हम बैठकर। बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियां देश की है इस पर भी कहीं कहीं सुनहरा चीज कुछ बने और जिस तरह से जो विवाद चल रहा है। नहीं अजय भाई, वो आपने सारी चीजें ठीक है, एक सवाल अब तो कह दीजिए, गरीब आरक्षण में अब तो बोल दीजिए। रूल को खत्म कर दी है सरकार, रूल ही नहीं कुछ मानने को तैयार है, मर्यादा मानने को तैयार नहीं। अजय जी, मजबूरी में हमको वहां हंगामा करना पड़ रहा है। अजय भाई, और एक शब्द जोड़ दीजिए, रोकने का भी सरकार प्रयास नहीं। अजय जी एक शब्द जोड़ दीजिए कि गरीबों को लेकर भी आरक्षण आना चाहिए यार। और नहीं, ये भी ईडब्ल्यूएस का जो मामला आया, जब जो ऑलरेडी नरसिंहा राव जी 1993 में ही उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। हाँ। लेकिन इंदिरा साहनी केस जब आया तो 50% का लिमिट लग गया, जिसके कारण ईडब्ल्यूएस का हम लोग उस समय नहीं दे पाए थे। चलिए सरकार जब इसको देने का प्रयास की तो हम लोग, लेकिन आना चाहिए कपिश जी। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कपिश भाई, समर्थन करते हैं। 4 से 5 मिनट कपिश भाई आपको दे रहा हूं और आप अपनी बात रखिए जी। धन्यवाद संजय भाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, पहले तो मैं वैभव भाई की चाय का स्वागत करता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बस यही कहेंगे कि चाय पिलने पिलाने तक ही सीमित रहे वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि चाय बेचते बेचते आदमी क्या क्या बेचता है वो दुनिया ने देखा, देश ने भी देखा है। और आज आरक्षण पे जो कहीं कुठाराघात भी हो रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर को बेच देने की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप लाख चीजें ला करके सामने अच्छे मन से रख लें, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर होगा ही नहीं तो आप आरक्षण को लागू किस पर करेंगे? पहला एक प्रश्न है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे वैभव भाई ने पहले तो ये कहा कि हम लोग को संसूचनाओं का अभाव है, लेकिन मित्र ऐसी बात नहीं है। आपने हम लोगों के तथ्यों का कोई जवाब नहीं दिया, इधर ही उधर घुमा दिया आपने। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो रोहिणी की बात आपने कही, मैं तो एक बात कह रहा हूं और मैं अपने सुभसपा के मित्र से भी कह रहा हूं कि देखिए, जो आप पिछड़ों में पिछड़ा करके और काउंटिंग कराना चाहते हैं, वो पिछड़ों में भी अपनी लड़ाई लड़ा देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो समाजवादी पार्टी या जो हम लोगों ने एक बात कही थी कि समाजवादी चाहते हैं कि 100 में 60 जो है ये पिछड़ों का होना चाहिए, तो लड़ाई असल इसकी होनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में करीब करीब 1200 जातियां जो हैं वो ओबीसीज हैं और अब जो है और जोड़ने की भी कवायद की गई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं संजय भाई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहती है, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, लेकिन होगा नहीं। इन्होंने हमारे समाज को भी उत्तर प्रदेश में रेवड़ी देने का काम किया है और आज एक पेपर में छपा है कि कायस्तों को भी ये ओबीसीज में शामिल करेंगे। भाई मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं अगर आप कायस्तों को भी शामिल कर लें, बल्कि हम और ज्यादा आपको धन्यवाद दे देंगे, हमको एससी में शामिल कीजिए, क्योंकि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है
वो ना ब्राह्मण में मिलती है, ना क्षत्रिय में मिलती है, ना वैश्य में मिलती है, ना शूद्र में मिलती है। तो हमको या तो आप सबसे ऊपर रख सकते हैं या सबसे नीचे रख सकते हैं। चलिए हमारी साथ बहुत मिलती है, दिनों दोनों तक एक ऊपर जैसे रख के हैं, शोषण कोई कर लिया, दिक्कत अब नहीं है। थोड़ा नीचे ले आकर के रख दीजिए। कपिल जी हम दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अजय जी भी हमारे साथ ही हैं, उसमें भी वो भी मानते हैं, वो भी उसी कैटेगरी के आदमी हैं, तो इसलिए बोलिए जी। बिल्कुल वैभव भाई आपके पास ही आऊंगा जी। जी बोलिए कपिल जी। मैं ये चीज कह रहा था जी। मैं ये चीज कह रहा था संजय भाई कि देखिए ये हमारे भी समाज को उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया ना, तो रेवड़ी दिखा रहे हैं, और तब तक जो है अचानक चुनाव जल्द चला जाएगा और ये सब चीज तो बाद में आवेगी। और होना हवाना कुछ नहीं हमारे समाज के वोट को लेने के लिए, क्योंकि हमारे समाज को इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व तो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर पदाधिकारियों में और कार्यकारिणी सदस्यों में नहीं दिया है। और जबकि जातीय आधार पर इन्होंने लिस्ट बनाई थी और नाम के आगे जाति बनाया गया, तो काश इस बार इनको सबक सिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस वजह से इन्होंने उसमें जो है एक रेवड़ी बांट दी। खैर वो अपनी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए पिछड़ों में पिछड़ा बांट रहे हैं, फिर महापिछड़ा, फिर अति पिछड़ा, फिर उससे भी ज्यादा पिछड़ा, ये लड़ाई कब तक चलेगी? इससे अच्छा ये है कि जो समाजवादी पार्टी की डिमांड है कि भैया जातीय आधार पर गणना कर दो और जिसकी जो हिस्सेदारी हो वो दे दो। जो समाज जितने परसेंट पे होगा उस पर उतने परसेंट के हिसाब से जो 1% तय होगा संविधान संशोधन के बाद, क्योंकि 50% में तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब जब आप 35-40 और भी जातियां जोड़ लेंगे तो ये कहीं 1200 से जाकर के और ऊपर हो जाएंगी, और तब आपको इसमें और आरक्षण देना पड़ेगा। 50-60 की बात तो हम पहले से कर रहे थे, अब 62-65% की बात कीजिए, तो 65% का आरक्षण मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में 67 है, तमिलनाडु में 87 है, और इस पर संवैधानिक मसला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मत बटिए पिछड़े में और पिछड़ा, अति पिछड़ा और 14 पिछड़ा, बल्कि यह देखिए कि हमारी डिमांड होनी चाहिए कि हम भाजपा की राजनीति में ना फंसे और पूरे पिछड़ों का हिस्सा ले लें, उनकी गिनती करा लें और उनके हिसाब से उनको भागीदारी दे दें। तो मैं तो सुबसपा के भी साथी से कहेंगे कि इनके ट्रैक पे चलने की जरूरत नहीं है, वास्तव में हमें देश और प्रदेश को खुशहाल बनाना है। नहीं बिल्कुल, पर कपीस भाई देखो फिर आप भी टाल गए आज मेरी बात को कि वर्ड आपको भी जोड़ना चाहिए। ये जो गरीब आरक्षण है ना, इस पे भी बात होनी चाहिए कि वास्तव में जो आरक्षण है वो उन्हें मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं। ये यहां पर सब छोड़ जाते हैं शायद, क्योंकि आपसे तो मुझे रहता है कि बहुत सारी चीजें बोल देनी चाहिए। जी संजय भाई बिना लाभ लपेट के मैं कह रहा हूं कि देखिए जेपीसी एक जो है ये सर्वदलीय बैठक कर ले, और हम ये कह रहे हैं कि हर चीज पे चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हो, पार्टियों का व्यू सामने आ जाएगा। हम लोग के पटल से हम अगर अच्छा कह दें तो आप 5 मिनट के लिए अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर असल ये बात है तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जो है एक सर्वदलीय बैठक में लेकर के आए और उस पर फिर एजेंडा, लेकिन इस पर विपक्ष को कुछ ना करना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े, धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। चलिए ये भी बात है। वैभव जी बोलिए, क्योंकि आपके पास अब पूरे 7 मिनट हैं, बताइए। देखिए गोस्वामी जी, मैं हमारे पैनलिस्ट का और मेरे मित्रों का स्वागत करता हूं। उनके विचार बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं और ये सरकार सुन रही है, लेकिन मैं हमारे सभी भाइयों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग बहुत सालों से पिछड़ा इसलिए रह जाता है क्योंकि वह राजनीति के लिए पिछाड़ दिया जाता है, और मोदी राज में तो ये ऐसा होगा नहीं। तो जहां पे हम पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश सरकारों को उसका अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पिछड़े वर्ग का एक वर्गीकरण सही प्रारूप से हो, जैसे कि कपीश भाई भी अभी बोल रहे थे। जहां तक कायस्तों की रिजर्वेशन है या नहीं है वो प्रदेश का मसला है, मैं राष्ट्र स्तर पर उसका कोई कमेंट नहीं कर सकता। जब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो इसके अंदर अपन वो एक पारदर्शी रूप से एक अलग बॉडी है, तो उसके अंदर अपन आंकलन करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अब जहां तक ग्रीन टी की सवाल है, मैं वो वेलकम करता हूं हमारे सभी भाइयों का। क्या हमें ये पता है कि ग्रीन टी 160 तरीके की होती है? हमारी देश में इतना तो पता होना चाहिए कि काली दार्जिलिंग टी विश्व में सबसे उच्चतम स्तर की चाय है।
बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना। तो आप सबका स्वागत है। और मैं एक छोटी सी बात कटाक्ष करना चाहूंगा कि चाय बेचने की आदत ही तो है जो एक दिन देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री देती है जो अपने को जनता की सेवा में समर्पित करता है। तो जहां तक हमारे मुद्दे की बात है, देखिए इस मुद्दे को हम कई रूप से तोड़ मरोड़ कर राजनीतिकरण करके देख सकते हैं। हम चाहें तो इसको करोड़ों रुपए खर्च करके जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके हिसाब से देख सकते हैं। हम चाहें तो पिछले कुछ सरकारों का हिसाब टटोल के उसमें देख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग को पिछड़ा रखा गया क्योंकि राजनीति हुई। कई दल भी ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो इसके अंदर तो कोई दो राय ही नहीं है। जब अपन एक मेन दल को उसके हिस्से में बुलाते हैं तो मेन दल ये बोलता है भाई साहब आप जो कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपन जब संसद के बाहर आते हैं तो अपन उस पर राजनीति करते हैं। तो ये तो मसला ही राजनीति का है। लेकिन इस बार जनता ये देख रही है कि सरकार एक पहली बार ऐसी सरकार आई जिस सरकार के मुखिया ने 1 लाख रुपए का नलका कुर्सी छोड़ते हुए अपनी जेब में नहीं डाला और वो जनता की सेवा में अर्पित होता रहा। यानी उस सरकार में जिस सरकार का प्रधानमंत्री ये बताता है कि यदि सरकार 100 रुपए नीचे भेजती है जनता को सब्सिडी के तो शायद 100 रुपए ही पहुंचते हैं या 99 पहुंचते होंगे सरकारी खर्चा काट के। 100 रुपए में से 10 रुपए तो नहीं पहुंचते। ये चीज तो रिकॉर्ड पे है। तो मैं किसी का नाम न लेते हुए, राजनीतिकरण ना करते हुए केवल और केवल इतनी बात बोलूंगा कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने हमेशा पारदर्शी रूप से वर्गीकरण की बात करी है, सही तौर पे वर्गीकरण की बात करी है। मेरा मन ये नहीं आया कि भाई साहब अजय जी का आज अच्छा आदमी, मैं उनको पसंद करता हूं, लो भाई जाओ आपकी वर्गीकरण हो गया। फिर कपीश भाई साहब आए, लो भाई आप भी ले लो चलो। फिर सतीश जी आए, मेरे पास 2 लाख वोट है, मैं आप भी ले लो। ठीक है, अपन ये काम ही नहीं करते। अपन तो ये कहते हैं कि भाई साहब गरीबी एक वर्गीकरण होना चाहिए। उसके बेसिस पे भी सारे दलों से मेरी गुजारिश है कि अपना अपना मन बनाए कि उसको आरक्षण के प्रति सरकारी संस्थानों में और शैक्षणिक संस्थानों में हमें उनको मदद बने कि गरीब जो लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और सतीश जी मेरी बात से कुछ हद तक वाकफियत भी रखेंगे। वो बंजारा कौम से हैं और मैं बताऊं बंजारा कौम सबसे पिछड़ी इसलिए रहती है क्योंकि उनको प्रदेश सरकारें नजरअंदाज करती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह प्रदेश में अपनी रोटी देखने के लिए जाते रहते हैं, तो इसलिए एक जगह का वोट बैंक बन के नहीं रहते, तो वो राजनीति का शिकार होते हैं। तो इसलिए दिक्कत है। अगर आप राजस्थान के बंजारों का एग्जाम्पल ले तो आप देखेंगे कि क्या बुरा हाल है उन बेचारों का। तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा सरकार ने बंजारों के लिए काम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार नजरअंदाज कर रही है। कोई भी सरकार हो, बंजारा हो या कोई भी अन्य पिछड़ी जाति हो, कोई भी जाति हो, वो सब एक समाज का हिस्सा है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो जाति हो, जातिगत पे हमें समाज को बंटवारा करना ही नहीं चाहिए। और अगर वर्गीकरण हो रहा है तो हमें उस ओर जाना चाहिए जहां पे हम वर्गीकरण करके इस चीज को ठीक कर सके, इस चीज को पारदर्शी रूप से अपन सारा एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे ला सके ताकि सब एक दूसरे के साथ वैभव जी ये मान ले कि ये 15 अगस्त का तोहफा आपकी तरफ से ओबीसी के लिए है। ऐसा है गोस्वामी जी कि आप इसको माने 15 अगस्त का तोहफा या 40-50 साल में इतने सारे जो मेडल हम लोग लेके आए, हमारे सारे होनहार लेके आए, वो मान ले, या फिर आप मान लें कि देश में यूनिफॉर्म लॉ की तरफ एक कदम है, या आप मान ले कि 370 की सेलिब्रेशन है, या आप मान ले कि 3 तलाक हटा दिया गया है, या आप मान ले कोई भी जो जनता के फायदे की बात है, सारे देश को तोहफा है, बिना किसी राजनीति के सारे तोहफे दिए गए। और मेरे ख्याल से यदि देश इसको तोहफा समझती है तो देश का भला, चलिए वैभव, और हमारा भला और आपका भला। नहीं बिल्कुल वैभव जी और सभी लोगों ने जो अपना समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो चुनाव में संजीवनी का काम करेगा, और ओबीसी बिल को विपक्ष का साथ मिलने से साफ हो गया है कि विपक्ष इस मुद्दे को नकार नहीं सकता। उधर यूपी में सपा बसपा बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में जुटी है, तो पिछड़े वर्ग पर भी निशाना साधने के लिए राजनेता मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और अब सभी पार्टियां मिशन 2022 में जुट गई है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।